गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। गाइस, इससे पहले मेटाबोलाइट्स एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको वहां से क्लियर कर सकते हैं। वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो इस वीडियो में हम जनरली फोकस करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सो गाइस, वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज अ टर्म फॉर पाथवे फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट आर एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी बायोकेमिकल पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो सकता है, जो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है लो होता है, और जो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करता है जनरली उसके लिए इसका कोई यूज नहीं होता। एंड सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, देयर कंपोजिशन, physical parameters such as media, pH, incubation temperature, aeration and incubation time। यानी कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का बायोसिंथेसिस होगा वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कैसे उसके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, किस फॉर्म में हम उसको दे रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे रख रहे हैं, कितने टाइम के लिए रख रहे हैं, और किस ना हम उसको pH प्रोवाइड कर रहे हैं। Secondary metabolites has an ecological functions and examples include antibiotics, toxins and many more. They are classified on the basis of chemical structure, chemical composition, solubility in various solvents and pathway by which they are synthesized. Secondary metabolites are structurally diverse, low molecular weight molecules that are not essential for growth and survival of the producing organism. This serves to increase the fitness of the producing organisms and to decrease the fitness of the surrounding organism। मीन्स जो organism इसको produce कर रहा है ये mainly role play करते हैं कि उसके एरिया में उसकी फिटनेस को ये इंक्रीज करे, और जो उसके सराउंडिंग में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी फिटनेस को जनरली जो है ये डिक्रीज करने का काम करते हैं। Also, metabolites play a role in regulation and process of sporulation. So here a question arises, why secondary metabolites are of no use to the organism or the producing organism? Because these metabolites are synthesized late in the growth cycle in stationary phase. Stationary phase को जनरली हम ईडियो फेज भी बोलते हैं, जो हमें पता है कि जब ऑर्गेनिज्म जो है अपने डिक्लाइन फेज में होता है, डेथ फेज में होता है, तो वहां पर उससे पहले जब वो स्टेशनरी फेज होता है, जब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो ज्यादातर मेटाबोलाइट्स को, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई यूज नहीं होता। कौन कौन सी कैटेगरी होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की? Although antibiotics are the best known secondary metabolites, there are other such metabolites with a range of biological activity, hence acquiring actual or potential industrial importance, such as mycotoxins, antibiotics, alkaloids, amino acids, steroids, and vitamins. मेटाबोलाइट्स एंड देयर बायोसिंथेटिक फैमिली मींस ये जो मेटाबोलाइट्स है वो किस बायोसिंथेटिक पाथवे से, किस फैमिली से बनते हैं, कहाँ से जो है ये ब्रांच ऑफ होते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टार्ट्स व्हेन ग्रोथ इज लिमिटेड by the exhaustion of one key nutrient source such as carbon source, nitrogen source or the phosphorus source. For example, penicillin biosynthesis by the Penicillium chrysogenum start when glucose is exhausted from the culture and fungus start consuming lactose which is a less readily utilized sugar. So means basically penicillin का प्रोडक्शन जब तब स्टार्ट होता है जब फंगस जो होती है उसके मीडिया से कंप्लीट ग्लूकोज का एग्जॉस्ट हो चुका होता है और उसको मजबूरन जो है लैक्टोज को यूज करना पड़ता है, तो वो एक स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो है ये पेनिसिलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। Most secondary metabolites of economic importance are produced by actinomyces, which majorly from the streptomyces and by some other fungi. It has been shown that secondary metabolites are formed by pathway which branch off from the primary metabolism at a relatively small number of points, which define broad biosynthetic category or family. गाइस, ये देखा जाता है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है उसके जो पाथवेज होते हैं वो जनरली ब्रांच ऑफ होते हैं फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलिज्म, यानी कि जो प्राइमरी मेटाबोलिज्म के जो पाथवे होते हैं उनसे जो है ये उनकी ब्रांच या फिर थोड़ा बहुत किसी की पॉइंट से निकलते हैं, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बायोसिंथेटिक फैमिली को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं।
कौन कौन से पाथवे हो सकते हैं? शिकिमिक एसिड पाथवे हो सकता है जिससे एरोमेटिक एसिड बनते हैं, जैसे कि अर्गोट एल्कोलॉइड्स, एंटीबायोटिक सच एज कैंडिनिसिडिन, क्लोरमफेमिकोल, ये ड्रग्स जो हैं इस एरोमेटिक एसिड पाथवे से बनती है। मेटाबोलाइट ड्राइव फ्रॉम द अमीनो एसिड से हो सकते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, cephalosporins, cefamycin, as well as cyclic antibiotics such as gramicidine, immunosuppressive agents like cyclosporin. Metabolites derived from acetyl-CoA and Krebs cycle intermediates such as polyketides and terpene. Polyketides में कुछ एंटीबायोटिक्स आती है, जैसे कि इथ्रोमाइसिन, इंसेक्टिसाइडल एजेंट्स आते हैं, एज वेल एज एंटी पैरासिटिक कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि ओवरमेक्टिन। एंटी ट्यूमर एजेंट्स होते हैं, जैसे कि डॉक्सरो रूबिसिन। टर्पीन्स इंक्लूड्स एंटी ट्यूमर एजेंट टक्सोल, जो कि कैंसर पेशेंट को दिए जाते हैं। मेटाबोलाइट्स derived from the sugar such as streptomycin and kanamycin. सब माइक्रोबियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की ये एक टेबल है जिसमें दिए गए हैं, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल हो सकते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस। एंटीफंगल हो सकते हैं कैनेडिसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस से प्रोड्यूस हो सकता है, एज वेल एज हर्बिसिडल, एंजाइम इनहिबिटर्स एंड मेनी मोर यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड. Mycotoxins are the toxic secondary metabolites that are neither necessary for growth nor development of the fungi, and also produce some severe effects on animal, plants, and microbial system. Generally, they are toxic, and their toxicity depends on the type of mycotoxin, concentration, as well as age, health, and sex of the exposed individual. Another category is the antibiotics, and the term antibiotics was coined by the Salman Waxman in 1942. And antibiotics are isolated from microbes, and either antimicrobial हो सकती है, anti-tumor, antiviral activities, and these any compound that possess these activities such as antimicrobial, antiviral, anti-tumor used to be called as antibiotic. Used to treat infections caused by microorganisms including fungi, protozoa, and examples of antibiotics include penicillin, cephalosporin, streptomycin, and grisofulvin. These are the some antibiotics and their mode of action, such as Penicillium chrysogenum produce antibiotic penicillin, which inhibits cell wall synthesis of any bacteria. Streptomyces erythraceus produce erythromycin, which inhibit the protein synthesis of bacteria, and these all are you can see here. Another category is the alkaloids. Alkaloids are a group of naturally occurring chemical compounds which mostly contain nitrogen atom. And besides carbon and hydrogen molecules of alkaloids, they may contain sulfur, rarely contain chlorine, bromine or phosphorus, and their examples includes ergotamine, oxaline, paraben, etc. Many microorganisms produce steroids as a secondary metabolites, and steroid is a biologically active organic compound which has four rings arranged in a specific molecular configuration. For example, Rhizopus aereus, which is a fungus that hydroxylate progesterone hormone and form another steroid with the introduction of a oxygen molecule. Another is the cunning Camellia blaxilinia can hydroxylate steroid cortisolone to form hydrocortisone, which is a steroid. And another category is the vitamin, such as riboflavin, L-sorbose, vitamin B12 are also produced as secondary metabolites by some microorganisms. Some microorganisms, fungus or bacteria produce amino acids, L-amino acids as secondary metabolites, which has many industrial applications, such as L-glutamic acid. L-glutamic acids and its salts, guys, used as a flavor enhancer in many food industry and in many food ingredients. Another some common amino acids are also produced, such as tryptophan, threonine, phenylalanine. These are also produced at industrial level from the shikimic acid pathway or by manipulation of this pathway. Thank you guys. These are all about secondary metabolites and their category. In the next upcoming video, we will deal about how we produce secondary metabolites at industrial level and what factor we should consider in the production of secondary metabolites at industrial level. I hope guys आपको